नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आर के आर चैनल में स्वागत है। मैं सनत वाजपेयी आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और जिस प्रकार से स्टूडेंट की रिक्वेस्ट चल रही थी कि सर आरआरबी एनटीपीसी के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अरेंज किए जाएं, तो बिल्कुल हमने इसका प्रयास किया है और इस प्रयास में हम काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। तो दोस्तों, मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक वाइज अलग अलग करके छाटा आप लोगों के लिए, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए कि कौन कौन से टाइप आज ये वाला टॉपिक चलेगा, आज ये वाला टॉपिक चलेगा। और उसमें हम ना सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कशन है वो वाला पार्ट भी साथ साथ चलता रहेगा। तो बस कुछ ही मिनटों में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जुड़ जाइए सभी लोग, सभी लोग जुड़ जाइए। कुछ ही मिनटों में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम है सनत कुमार वाजपेयी और मैंने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज हरियाणा से। और मेरा कॉमन इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट में जो स्टेट रैंक रहा था वो था 2276। और मुझे टीचिंग में करीब करीब 12 सालों का अनुभव है। और मुझे बताते बड़ी खुशी है, मैंने माईजीवी प्रोग्राम अटेंड किया है नई दिल्ली में प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में। तो ज़्यादा समय डिस्कशन में ना लगाते, आइए चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। और आज का जो मैंने टॉपिक चुना है, जो आरआरबी एनटीपीसी के पुराने क्वेश्चन हमने छाटे हैं, वो स्पेशली मैंने मेजरमेंट और यूनिट्स से छाटे हैं। तो बहुत अलग अलग प्रकार के यूनिट्स के क्वेश्चन आपको आते हैं और उनके बारे में डिटेल स्टडी भी हम लोग करते रहेंगे, किस प्रकार की चीज़ें हैं जो रिलेट करती हैं यहाँ पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यस। तो कभी भी आपको ये पूछता है कि यूनिट ऑफ पावर क्या है, ध्यान रखना है। यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर माना जाता है अगर हम बात करते हैं हर्ट्स की, बिल्कुल हर्ट्स नहीं हो सकता है, वोल्ट भी नहीं होगा। एंड वॉट पर विचार कर सकते हैं। ये न्यूरॉन्स या न्यूट्रॉन्स नहीं है, ध्यान रखना है। जो पावर है उसका एसआई यूनिट वॉट है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या है? वॉट। ये जो एसआई का मतलब क्या है? एसआई मीन्स सिस्टम फॉर इंटरनेशनल मेजरमेंट। ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाता है एसआई यूनिट, समटाइम वो एसआई की बजाय एमकेएस वर्ड इस्तेमाल कर देता है। ध्यान रखना है, एसआई सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एमकेएस। क्लियर? तो ध्यान रखना है, एमकेएस सिस्टम जो यूनिट ले रहा है वो एसआई सिस्टम वाली ही है। क्लियर? तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कभी भी आपको एग्जाम में आ जाए कि एसआई यूनिट या एमकेएस यूनिट, हाँ, सीजीएस यूनिट अलग होता है जो काफी छोटा माना जाता है। तो कभी भी इस प्रकार से आपको मिली वॉट इस प्रकार से आता है तो छोटा यूनिट है, तो उसके लिए हम सीजीएस इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज एसआई या एमकेएस सिस्टम में मान रहा है तो आपको वॉट लेना है। कभी कभार वो आप लोगों को पूछ लेता है कि कमर्शियल यूनिट, ध्यान रखना है, कमर्शियल यूनिट शक्ति का जो औद्योगिक इकाई है वो क्या है। कमर्शियल यूनिट दोस्तों वो लिया जाता है हॉर्स पावर। ध्यान रखना है, हॉर्स यानी घोड़े की ताकत, अश्व शक्ति। क्लियर? तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि पावर का जो एसआई यूनिट है वो तो वॉट रहेगा, लेकिन पावर का कमर्शियल यूनिट, औद्योगिक यूनिट, वो रहेगा हॉर्स पावर। और एक हॉर्स पावर में दोस्तों 746 वॉट होते हैं। ठीक है? तो इस बात को ध्यान रखना है, कभी भी एग्जाम में आपको ऐसा यूनिट कहेगा तो आपको वॉट लिखना है, कमर्शियल यूनिट कहेगा तो 746 वॉट। मतलब इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि स्टार्टिंग में हम हर मशीन की जो शक्ति होती थी उसको कंपेयर किया करते थे घोड़े के साथ। और नो डाउट जो हॉर्स है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एनिमल माना जाता है। आपने कभी भी घोड़े को थका हुआ या बैठे हुए नहीं देखा होगा। हाँ, वो बीमार है तो बात अलग है। तो बिल्कुल ध्यान रखना है इस चीज़ का। इसीलिए कोई भी मशीनरी है उसका जो पावर कंपेयर करते हैं वो हम हॉर्स पावर यानी घोड़े की ताकत से कंपेयर करते हैं। एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगा, जब भी कोई इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि व्यक्ति रनिंग के दौरान कितनी पावर कंज्यूम करता है, याद रखना है रनिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। जब कोई व्यक्ति भाग रहा होता है, दौड़ रहा होता है, तो करीब करीब वो 350 वॉट खर्च करता है। क्लियर? 350 वॉट सबसे अच्छी एक्सरसाइज है रनिंग। जब आप पूरी ताकत से भाग रहे हैं तो आप 350 वॉट पर हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप करीब करीब इस हार्स पावर से लमसम आधे पर है। और जब आप वॉक कर रहे होते हैं, साधारण चाल चल रहे होते हैं, तो आप 150 वॉट खर्च करते हैं। और सोते समय भी आप एक 75 वाट का पावर कंज्यूम करते रहते हैं। और इस प्रकार का कभी प्रश्न आ जाए, आपका दिमाग है औसतन 20 वॉट खर्च करता है और आपका जो हृदय है
वो 5 से 6 वाट का पंप है। क्लियर? दुनिया का सबसे एफिशिएंट पंप माना जाता है हमारा हार्ट। क्लियर है? हमारा दिल। और कभी भी बात आता है दुनिया का सबसे एफिशिएंट सुपर कंप्यूटर की अगर श्रेणी में रखा जाए हमारे दिमाग को तो गलत नहीं होगा। सिर्फ 20 वाट में काम करता है। गूगल कहता है कि अगर मुझे ब्रेन के मुकाबले का कोई सुपर कंप्यूटर तैयार करना हो तो उसको कभी भी इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है कि अगर मुझे इस प्रकार का कोई सुपर कंप्यूटर तैयार करना हो तो कितनी शक्ति मुझे चाहिए होगी। तो आप लोगों को दोस्तों याद रखना है कि उसको 5 मेगावाट खर्च करना पड़ेगा। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना है आप लोगों को। 5 मेगावाट उसको खर्च करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि कितना वाट खर्च करेगा सुपर कंप्यूटर, तो 5 मेगावाट खर्च करेगा। और इसमें आप लोग क्लियर। नेक्स्ट इज, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं। यस, अगली स्लाइड में बढ़ने वाले हैं अभी हम। तो यस, अगली स्लाइड में हम लोग में कोई प्रॉब्लम है क्या आप लोगों को? आवाज मेरी आ रही है आप लोगों तक? आवाज में कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे बताइए। आवाज में कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को तो आप कमेंट करके बताइए। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना है जब कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कमर्शियल यूनिट क्या माना जाएगा? कमर्शियल यूनिट माना जाएगा हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। 746 वाट खर्च करता है। क्लियर? नेक्स्ट, अगली स्लाइड में बढ़ते हैं हम लोग। यस, यूनिट ऑफ फोर्स। कभी भी आपको आ जाए कि फोर्स का यूनिट क्या माना जाएगा? क्लियर है? फोर्स का। इससे पहले हमने जो यूनिट लिया था वो लिया था पावर का, शक्ति का। अभी हम बात कर रहे हैं बल की। ध्यान रखना है फर्क है। इसके डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में भी रेलवे ने आपको प्रश्न पूछा था और इसके यूनिट के बारे में प्रश्न पूछा था। और अगर आपको वो वेट के बारे में भी प्रश्न करता है, ध्यान रखना है वेट इज डिफरेंट फ्रॉम मास और वेट इज सिमिलर फ्रॉम फोर्स। हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि शायद वेट का ऐसा यूनिट किलोग्राम है, नहीं। वेट का ऐसा यूनिट किलोग्राम नहीं है। वेट का यूनिट वही होगा ऐसा यूनिट जो फोर्स का है। अब ये भी कह सकते हैं वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स। क्लियर हो गया? अगर आप कहीं भी बात कर रहे हैं कि कहीं वेट इस्तेमाल हो रहा है, यानी मनुष्य का भार अगर वो कह रहा है 100 किलोग्राम, तो सही मायने में 100 किलोग्राम नहीं है, वो 100 न्यूटन का फोर्स है। क्लियर हो गया? तो इस बात को आपको समझना है। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल रहा होगा। मैं क्या इंडिकेशन कर रहा हूं कि फोर्स का यूनिट क्या होगा? न्यूटन। कभी भी जैसे फैराडे, आपको पता है फैराडे लॉ था और फैराडे ही हैं जिन्होंने हमें इंडक्शन के बारे में बताया था। फर्मी में एक नंबर होता है 10⁻⁻15 एंड रदरफोर्ड भी एक साइंटिस्ट का नाम है। लेकिन ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने ही हमें सबसे पहले ग्रेविटेशन के बारे में बताया, लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया, इसीलिए इनका नाम हम यहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। ठीक है? इसी प्रकार से कभी ये क्वेश्चन आपको वेट के लिए कह दे कि वेट का भी मात्रक क्या होगा? वो न्यूटन ही होगा। किलोग्राम नहीं मानना है। किलोग्राम किसका ऐसा यूनिट माना जाता है? मास का, यानी द्रव्यमान का। क्लियर हो गया? अगली स्लाइड में हम लोग चलने वाले हैं। यस, अगली स्लाइड पूछ रही है द यूनिट ऑफ वर्क इज। क्लियर? कार्य का मात्रक क्या होता है? क्लियर? यूनिट ऑफ वर्क, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे। जूल है इसमें, और इसमें आपको नजर आ रहा होगा न्यूट्रॉन एंड वॉट एंड डाइन। ध्यान रखना इसके बारे में, सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करते रहेंगे, बिकॉज हो सकता है कि इस बार वो इस इनमें से किसी और के बारे में पूछ ले। लास्ट टाइम तो चलो उसने ये पूछ लिया था, हो सकता है इस बार वो इनमें से किसी और ने पूछ ले। तो कभी भी बात करता है वर्क। क्लियर? आइदर वर्क यानी कार्य की बात करे या वो बात करे एनर्जी की। ध्यान रखना है चाहे वो कार्य की बात करे और चाहे वो बात करता है ऊर्जा की। क्लियर? कार्य और ऊर्जा दोनों को मापने की एसआई यूनिट दोस्तों जूल होगी। क्लियर है? ये साइंटिस्ट के नाम पर जूल। हाँ वो बात अलग है, सम टाइम हम ऊर्जा के लिए कई और यूनिट का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन एसआई यूनिट जूल ही रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पर
आपने ये यूनिट सुना होगा कैलोरी। कैलोरी हम ज्यादातर जब कभी खाने पीने के पैकेट खाते हैं तो उसमें लिखा होता है इतने कैलोरी, तो ध्यान देना एक कैलोरी का मतलब 4.2 जूल। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना है एक कैलोरी में 4.2 जूल होते हैं। क्लियर हो गया? तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि एक कैलोरी में कितना जूल होगा, 4.2 जूल होगा। ठीक है? और इसी प्रकार से आप जब कभी भी कोई फैट वाली चीजें यानी वसा वाली चीज खाएंगे उनमें कैलोरी या जूल ज्यादा होगा। जैसे 1 ग्राम फैट यानी वसा में करीब करीब 33 किलो जूल एनर्जी होती है। इसी प्रकार से फैट का माने लॉन्ग टाइम एनर्जी। अगर आपको लंबे समय तक बॉडी में स्टोर करके रखना है तो आपको किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए? आपको फैट फूड खाना चाहिए। जैसे आप पहाड़ी पर माउंटेनियरिंग के लिए जा रहे हैं, पहाड़ी पर कोई सफर के लिए जा रहे हैं, तो आपको इस्तेमाल करना चाहिए फैट फूड का। और अगर आप तुरंत ऊर्जा आपको चाहिए, इंस्टेंट एनर्जी, ध्यान रखना है ये दिमाग में एकदम क्लियर करना है, जब भी आपको तुरंत ऊर्जा चाहिए या इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्लियर? ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट, इसी को आप ग्लूकोज कह सकते हैं। और आपको पता है कार्बोहाइड्रेट को बोल देते हैं कार्बोहाइड्रेट शुगर। क्लियर? यहाँ शुगर का मतलब कोई वो चीनी वाला शुगर नहीं है, ध्यान रखना है। हम में से ज्यादातर लोग तो इसी से परेशान है कि शायद हमें किसी को बीमारी होगी है शुगर, तो उसके लिए सबसे ज्यादा चीनी ही जिम्मेदार है, ऐसा कुछ नहीं है। और रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट शुगर होता है। तो जब कभी इंस्टेंट एनर्जी की बात होगी तो हम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपकी अभी कोई 2 घंटे के बाद कोई रेस होने वाली है या आपका कोई बॉक्सिंग रिंग में आपकी बॉक्सिंग स्टार्ट होने वाली है, तो आपको क्या चीज है जो इंस्टेंटली मदद करने वाला है? वो है कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या शुगर। क्लियर? तो ध्यान रखना है इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा के लिए। कोई बच्चा बढ़ रहा है यानी उसका शरीर बढ़ रहा है बट वो एक्टिव नहीं रहता है, तो उसके शरीर में किसकी कमी है? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज की कमी है। और इसी प्रकार से कभी आपको बात आ जाए बॉडी बिल्डर एनर्जी कौन सा माना जाता है? बॉडी बिल्डर एनर्जी प्रोटीन। ध्यान रखना है बढ़ता बच्चा, बढ़ते बच्चे को क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। कोई बढ़ता पौधा, उसको क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। क्लियर हो गया? ध्यान रखना है इंस्टेंट एनर्जी कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में करीब करीब 17 किलो जूल एनर्जी होती है, या कहीं 17,000 जूल एनर्जी होती है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में करीब करीब 15 किलो जूल या कहीं 15,000 जूल एनर्जी होती है। क्लियर हो गया? तो आपको बात याद रखना है वर्क का या एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होगा? जूल होगा। क्लियर? तो इसका आंसर जूल। तो बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। यस, तो ये हमसे पूछ रहा है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज। गौर करना है जरा यहां पर, वो क्या पूछ रहा है? वो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पूछ रहा है। क्लियर हो गया? इस बात को जरा ध्यान रखना है। इट इज नॉट रेजिस्टेंस, इट इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस क्या होता है? आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। हम ऐसे पढ़ते थे जो रेजिस्टेंस होता है या प्रतिरोध वो लंबाई के साथ साथ बढ़ता जाता है। क्लियर है? कोई तार अगर लंबी है तो वो रुकावट देगी ज्यादा। रेजिस्टेंस का सीधा मतलब होगा, प्रतिरोध का मतलब होगा इट इज अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन। जो जैसे हमारे लिए कोई चीज फ्रिक्शन है, किसी हाईवे पे अगर फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो कार के टायर का वियर एंड टियर ज्यादा होगा। सिमिलरली किसी वायर में उसको चलने के लिए दिक्कत हो रही है, उसको ज्यादा बढ़िया से स्मूथली चल नहीं पा रहा है वो, इसका मतलब वो तार जो है वो तार क्या ज्यादा दे रहा है? रेजिस्टेंस ज्यादा दे रहा है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली टू एरिया। लेकिन जब इन दोनों को कलेक्ट करते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है दैट इज रो एल अपॉन ए। तो ये जो कह रहा है ये होता है रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होगा वो होगा ओम मीटर। ध्यान रखना है ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस बट ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया? इसको अगर आप एक उदाहरण देकर समझना चाहें तो देखो, चांदी जो है सिल्वर, जिसका सिंबल क्या होता है? एजी। चांदी का रेजिस्टेंस तो बढ़ भी सकता है, चांदी का रेजिस्टेंस घट भी सकता है, लेकिन सिल्वर मेटल का कभी भी चेंज नहीं हो सकता। वो क्या है? रेजिस्टिविटी। मेरी बात आपको समझ में आ गई? रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नेचर ऑफ द मटेरियल। क्लियर? इसके अंदर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे उस प्रकार से तय होता है कि उसका रेजिस्टिविटी क्या होगा, जिसको वैद्युत प्रतिरोधकता कहा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी आपको आ जाए
कि रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा, ओम मीटर। क्लियर हो गया। लंबाई बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घट रहा है, बट स्टिल कांस्टेंट टर्म क्या है, रेजिस्टिविटी। क्लियर हो गया। तो ये बात आप लोगों को ध्यान करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो एक यूनिट पे बेस्ड क्वेश्चन ही है, जो प्रकाश वर्ष के बारे में पूछ रहा है, लाइट ईयर के बारे में पूछ रहा है। लाइट ईयर जो है, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, किस चीज का यूनिट है लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष किस चीज की इकाई है। तो क्या प्रकाश वर्ष डिस्टेंस मापने में काम आता है, टाइम मापने में काम आता है, या स्पीड ऑफ लाइट मापने में काम आता है, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट मापने में काम आता है। ध्यान रखना आप लोगों को, कभी भी एग्जाम में आप लोगों को आ जाए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष दोस्तों दूरी की इकाई है, डिस्टेंस की इकाई है। क्लियर हो गया। लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है। क्लियर। एक साल में लाइट कितनी दूरी तय करती है वो हमें पता लगता है प्रकाश वर्ष से। अगर आप प्रकाश वर्ष की वैल्यू यहां निकालना चाहें या लाइट ईयर की वैल्यू निकालना चाहें तो आपको पता है ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम। और आपको पता है स्पीड यहाँ क्या लेंगे, लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इंटू में टाइम कितना लेंगे, एक साल में 365 दिन होते हैं और हर दिन 24 घंटे होते हैं और हर घंटे यहाँ पर 3600 सेकंड, तो टोटल सेकंड आ गया एक साल का। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर। ये बात याद रखनी है, कभी भी आपको एग्जाम में आ जाए लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, एक साल में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है वो हमें प्रकाश वर्ष से पता लगता है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगा, हमारे सबसे नजदीक का जो तारा है वो तो आपको पता है सूरज है, लेकिन सूरज के बाद आफ्टर सन जो सबसे नजदीक का तारा अल्फा सेंचुरी, और वो पृथ्वी से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। आप इस चीज को सोचेंगे तो आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे संभव है कि कोई तारा इतना दूर, ऐसा ही है हमारा यूनिवर्स हमारी सीमाओं से बहुत ज्यादा बड़ा है। ध्यान रखना है, हमारा जो नियरेस्ट स्टार आफ्टर सन है वहां से लाइट आते आते 4 साल से ज्यादा टाइम लग जाता है, और जो नियरेस्ट गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, वहां से लाइट आने में 12,500 साल लग जाते हैं। यानी बड़ा अजीब है, हो सकता है 12,000 साल पहले वो गैलेक्सी खत्म हो चुकी हो, फिर भी हम तक वो लाइट पहुंच रही है। क्लियर हो गया। तो आपको बात याद रखनी है, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए लाइट ईयर किसका यूनिट है, डिस्टेंस मापने का, उसका वैल्यू मैंने आपको बता दिया 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। क्लियर। 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कुछ रिलेट करता है लाइट ईयर को। पारसेक, आपने कभी सुना होगा पारसेक। पारसेक a unit of distance used to measure the distance related to start in the sky is equal to, पारसेक तारों से संबंधित, यहां पर स्टार आना चाहिए था। क्लियर। स्टार्स संबंधित दूरी मापने की इकाई है, किसके बराबर होगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जब कभी भी पारसेक का नाम आता है, पारसेक ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ध्यान रखना है, इससे बड़ी इकाई है नहीं। और रेलवे आरआरबी घुमा फिरा के इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछता रहता है। कभी उसने आपको लाइट ईयर के बारे में पूछ लिया और कभी आपको अगले पेपर में उसने पारसेक के बारे में पूछ लिया। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कोशिश की है कि हम यूनिट और मेजरमेंट वाले सेक्शन से ही लाएं, और अगली क्लास में हम लोग किसी और सेक्शन को कवर करेंगे ताकि आपके सेक्शन बाय सेक्शन हर क्लास आपके अलग टॉपिक को कवर करवा दे। जिस प्रकार से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर क्वेश्चन भी हो जाए और अलग अलग टॉपिक भी हो जाए, तो ये बीच का रास्ता हमने निकाला है और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सटीक है। अगर आपको फिर भी इसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, आप हमें बताएं कि सर इसमें ये इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो बिल्कुल हम करेंगे। हमने बजाय कि पूरे एक जनरल साइंस के आरआरबी के पेपर को उठाने की बजाय हमने क्या किया, अलग अलग सालों में जो क्वेश्चन आए थे उनमें फिर हमने टॉपिक के हिसाब से कि भाई ये ऑप्टिक्स का डाला जाएगा, ये बायोलॉजी का डाला जाएगा, ये केमिस्ट्री का डाला जाएगा, और केमिस्ट्री में फर्दर क्या चीज़ है, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में डाला जाए, या बायोलॉजी में ये पाचन तंत्र में डाला जाए। इस प्रकार से हमने क्वेश्चंस को डिवाइड किया है, और ताकि आपको बिल्कुल भी समझने में परेशानी ना हो। तो ये वाली जो क्लास हमने रिकॉर्ड की है ये स्पेशली हमने मेजरमेंट एंड यूनिट्स के लिए रिकॉर्ड किया है। क्लियर।
तो आपका ये वाला सेक्शन जो भी मेजरमेंट से क्वेश्चन आए हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको कवर हो जाएंगे। तो ध्यान रखना है, पारसिक सबसे बड़ी इकाई है। यस, स्वागत है आपका। बिल्कुल बढ़िया है, आप बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल यहाँ कमेंट कीजिए। हम जो जो हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं उन सबका स्वागत है। और कुछ भी आपको डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट करके बताइए, हम बिल्कुल आपका समाधान करेंगे। आप सबका स्वागत है। तो जब कभी भी आपको ये पूछता है कि पारसिक किसकी इकाई है, तो ध्यान रखना आप लोगों को, पारसिक जो है वो डिस्टेंस मापने की इकाई है और इनफैक्ट सबसे बड़ी इकाई है। इससे बड़ी कोई भी एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस मापने की इकाई नहीं है। और ये आपको ये क्वेश्चन कर रहा है कि वो कि इनमें से किसके बराबर होगा, तो ध्यान रखना है वो लाइट ईयर से 3.25 गुना बड़ा होता है, यानी 3.25 लाइट ईयर इसमें आ जाता है। आप ये भी कह सकते हैं एक पारसेक का मतलब है 3 × 10⁻16 मीटर। क्लियर हो गया? तो आपको बात याद रखनी है, कभी भी आपको या तो सीधा पारसेक की वैल्यू पूछ लें तो पारसेक के लिए ये तैयार रखना है, और या आपको ये पूछ लें एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो एक पारसेक में 3.25 प्रकाश वर्ष होते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बिल्कुल ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। यस, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ, एम्पियर क्या मापने की इकाई है, एम्पियर क्या मापने के काम आता है, तो ये आप लोगों को आई थिंक पता होगा। तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में, आप लोग बता सकते हैं। एम्पियर जो है, एक आपको हिंट भी दे रहा हूं, एम्पियर एक फंडामेंटल यूनिट होता है, मूल इकाई माना जाता है। और क्या ये वोल्टेज मापने के काम आता है, क्या ये रेजिस्टेंस मापने के काम आता है, क्या ये इलेक्ट्रिक करंट मापता है, या ये पावर मापता है। क्लियर? तो क्या लगता है आप लोगों को क्या मापने का काम आता होगा? मैंने एक आपको हिंट भी कर दिया, इट इज अ फंडामेंटल यूनिट। क्लियर हो गया? यह एक फंडामेंटल यूनिट है, या ये कहें फंडामेंटल का माने मूल इकाई माना जाता है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि यूनिट्स तो बहुत हैं। क्लियर? अगर हम टोटल यूनिट्स काउंट करें तो अनकाउंटेबल है, उनकी तो गिनती करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हमारे जो फंडामेंटल हैं वो लिमिटेड है, वो कितने हैं? 7। क्लियर? ध्यान रखना, 7 सुपरस्टार हैं। जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, इसी प्रकार से 7 फंडामेंटल हैं जो फुल्ली इंडिपेंडेंट है, किसी पर निर्भर नहीं करता। ये एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है, कितनी मूल इकाई हैं। यूनिट्स तो बहुत हैं, लेकिन मूल इकाई या फंडामेंटल, या कह सकते हैं आप इसको प्राथमिक यूनिट कितनी है, वो है 7। तो इन सब में से अगर आप लोगों ने कभी ध्यान दिया हो, क्या चीज है जो फंडामेंटल में आपने देखी होगी, वो है इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान रखना, हमारे घर में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होगी करंट। करंट ही है जो खाना पका सकता है, करंट ही है पंखा चला सकता है। खाना पकाने माने चाहे वो माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसको, चाहे आप इसको किसी इंडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं भी आप अगर करंट का इस्तेमाल करके कोई हीटिंग इफेक्ट कर रहे हैं, वो सब करंट ही है। करंट ही है जो बिजली का पंखा चला रहा है, करंट ही है जो बल्ब जला रहा है, और करंट ही है जो हमारी जान ले सकता है। ध्यान रखना है, कोई कह रहा है कि उसको वोल्टेज लग गई, कोई कह रहा है पावर लगी, कोई कह रहा है एनर्जी लग गई, वो सब गलत है। सही मायने में जो लगा है, जो जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो इलेक्ट्रिक करंट है, जिसको हिंदी में कहा जाता है विद्युत धारा। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को याद रखना है, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि व्यक्ति की जान जाने के लिए क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रिक करंट। और ये एक फंडामेंटल इकाई है। करंट वो इकाई है जो किसी पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर? ये बात याद रखनी है, कभी भी किसी तार पर अगर कोई पक्षी बैठेगा तो उसके पैरों में जो करंट है वो नहीं बन पाएगा एक सिंगल तार में। अगर वो दूसरी तार को टच करे तो दोनों तारों के बीच में क्या बहना शुरू हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट, इसीलिए पक्षी की जान चली जाएगी। तो ध्यान रखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज वोल्टेज नहीं, करंट है। और करंट एक फंडामेंटल यूनिट है, और करंट मापने की इकाई एम्पियर है। ठीक हो गया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन यहां हमने लिया है, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको यहाँ 2 लिस्ट दी गई हैं और हिंदी इंग्लिश दोनों में दी गई हैं। तो आप इसको बताने का प्रयास करें कौन सा हो सकता है। ये क्वेश्चन जनरली आपने देखा होगा, होता तो इसमें वो सेम नंबर है, बट आपको 4 क्वेश्चन मिलाने होते हैं।
तो ध्यान देना, इस प्रकार के क्वेश्चनों को जनरली हम तभी अटेम्प्ट करते हैं जब हमें काफ़ी हद तक लगता है कि हम जवाब दे सकते हैं, नहीं तो ये ट्रैप क्वेश्चन माने जाते हैं, यानी इसमें फंस भी सकते हैं। बट अभी तो आपने जहाँ यूनिट की बात की, देखो इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, जो आपको 1 या 2 यूनिट करेक्ट पता लग रही है। नॉर्मली आप देखते हैं, जैसे यहाँ से अगर हम यहाँ देख रहे हैं, जैसे ए का आंसर यहाँ 1 आ रहा है और बी का देख रहे हैं यहाँ पर 2 बार ही आ रहा है, बी का 3 तो हम इसको जरा जो हमें इकाइयाँ 2 पता है वो जरा करेक्ट कर लेते हैं। 2 भी इकाई अगर हमें पता है तो काफ़ी हद तक हम जवाब दे सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, हमें एक्सेलरेशन की यूनिट पता है या नहीं पता है वो आप लोग जज करें। अगर मान लीजिए हमें एक्सेलरेशन का यूनिट पता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमें फोर्स का यूनिट पता है तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। मैंने अभी बताया था, साइंटिस्ट के नाम पर है न्यूटन। तो 2 यूनिट पता है, यानी ए का हो गया 3 और बी का हो गया 4। तो अब देखिए जरा, ए का हो गया 3, क्लियर हो गया, एंड बी का हो गया, ए का हो गया, ए का 4 एंड बी का 3, बी का 3, ठीक है। तो अब देख रहे हैं ए का हो गया 4 एंड बी का हो गया 3, तो हमें और कहीं भी ए का 4 नजर नहीं आ रहा है, क्लियर। तो इन ट्रैप क्वेश्चनों को अटेम्प्ट आप लोग तभी करें जब आप मतलब जैसे 4 क्वेश्चन है, अगर इनमें से आप 2 क्वेश्चन भी करेक्ट कर पाते हैं तो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, आपको टाइम ज्यादा मांगता है। नॉर्मली ये तो यूनिट का क्वेश्चन है, कई बार बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट दे देता है, तो उस केस में हम उसको छोड़ देते हैं। छोड़ सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट है और बहुत अधिक समय लग रहा है, बिकॉज हमें उन क्वेश्चनों पर फंसना नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत आसानी से हमें आंसर मिल गया। एक्सेलरेशन का यूनिट हमें पता था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्स का यूनिट हमें पता है, यानी कोई भी 2 यूनिट है आप मैच कर रहे हैं, यहाँ पर ये आ रहा है, ठीक है। तो आंसर विल बी डी, क्लियर हो गया। हिंदी मीडियम में भी सेम ही है। एक्सेलरेशन को कहा जाता है त्वरण, और कई लोग सोचते हैं कि सर ये क्या बोल दिया एक्सेलरेशन। घबराना नहीं है, एक्सेलरेशन किसका डरावना नाम है, किसका खतरनाक नाम है। एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, चेंज इन वेलोसिटी, क्लियर हो गया। चेंज इन वेलोसिटी का डरावना नाम क्या है, एक्सेलरेशन। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है। कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि एक्सेलरेशन यानी त्वरित रफ्तार का मतलब, आप जब चल रहे हैं कहीं यात्रा के दौरान तो आप अपनी वेलोसिटी चेंज करते जा रहे हैं, क्लियर। कभी कम, कभी ज्यादा, कभी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, जिसका माने आपकी जो रफ्तार है, आपकी जो मोशन है उसमें चेंज आ रहा है, क्लियर हो गया। तो एक्सेलरेशन का बस यही मतलब है। आपको पता है कि विदाउट एक्सेलरेशन ना तो आप रेस स्टार्ट कर सकते ना रेस स्टॉप कर सकते। जैसे गाड़ी अगर 0 पर है, यानी 0 मीटर पर सेकंड, उसकी कोई रफ्तार नहीं है, और अगर ये फिर धीरे धीरे अपनी रफ्तार बढ़ाएगी तो धीरे धीरे 5 मीटर पर सेकंड, फिर 10 मीटर पर सेकंड, फिर 15 मीटर पर सेकंड, फिर 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे करते करते रफ्तार बढ़ा रही है, और वो फाइनली कितने पर पहुंच गई, 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो चल रही है। तो क्या वो 0 से 50 सडनली होगी, नहीं। तो उस कार के लिए, इस वाहन के लिए क्या जरूरी था, एक्सेलरेशन जरूरी था, या त्वरण जरूरी था। मेरी बात समझ में आ गई। अगर कोई वाहन ऐसा है जो सडनली 0 से 50 आ सकता है तो आप कह सकते हैं देयर इज नो एक्सेलरेशन। लेकिन अगर वो 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे कर रहा है तो हर सेकंड में वो एक्सेलरेट कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। यानी पहले वो 0 से 10 हुआ, फिर उसके बाद 20 हुआ, फिर 30 हुआ। तो आप देख रहे हैं कितना मार्जिनल डिफरेंस आ रहा है, 10-10 का। तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर सेकंड हो रहा है तो इसलिए कहेंगे अपॉन में सेकंड। तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप लोगों को बात याद रखनी है, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंड फोर्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, न्यूटन। वर्क डन, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, कार्य का होना जूल में मापा जाता है। एंड इम्पल्स इज व्हाट, इम्पल्स का मतलब होता है एक प्रकार का जर्क, एक प्रकार का झटका, क्लियर हो गया। तो कभी भी आपको बात आ जाए इम्पल्स की, जर्क की, आपने कभी ब्लैक बेल्ट देखा होगा, जूडो कराटे वालों को देखा होगा, ये दोनों ध्यान रखना, मूवमेंट एंड इम्पल्स भाई भाई हैं, क्लियर। आप जब कभी भी गेनिंग स्टेट में होंगे, यानी इकट्ठा जब आप भाग रहे हैं तो आपके शरीर में क्या इकट्ठा हो रहा है, मोमेंटम, इसको हिंदी में कह देते हैं संवेग। और जब आप लूजिंग स्टेट में हैं, यानी वो सारे बल को सडनली बॉडी से निकालेंगे तो क्या बनेगा, आवेग, क्लियर हो गया। यहाँ आपको दिख रहा होगा आवेग, ठीक है। ये है संवेग और ये है आवेग, क्लियर। आपको अगर लॉन्ग जंप करना है, हाई जंप करना है, तो आप पीछे से भाग कर आते हैं, क्लियर। तो जब आप भाग रहे थे तो क्या बढ़ा रहे थे, पहले मोमेंटम, और जब आपने जंप किया
और जब आप कूदे तो फोर्स टकराकर वापस आपके पैरों में आया और आपके पैर में अगर कुछ दिक्कत होती है, फ्रैक्चर होता है, उसका कारण क्या था? इम्पल्स। तो आपको ध्यान रखना है गेनिंग फोर्स एंड लूजिंग फोर्स। ठीक हो गया? दोनों का हम यूनिट एक कर सकते हैं, क्लियर है? दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला हम एक कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम जब कभी मोमेंटम की बात करते हैं वो मापा जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड में। हालांकि जब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो इसको आप न्यूटन सेकंड में ही पाएंगे, यानी बोथ आर सेम। क्लियर है ना? बोथ आर सेम। तो मेरी बात याद रखनी है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, इसको बोलते हैं आयाम सूत्र। जब इसको आयाम सूत्र एमएलटी के फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी इसको जब 7 फंडामेंटल के यूनिट में लिखा जाएगा, जैसे ये आपको पता है ये किसका यूनिट है? फोर्स का, एमएलटी -2 इनटू में ये क्या है? सेकंड के लिए हमने क्या लगा दिया? टी। तो जब आप इसको इकट्ठा करेंगे तो आ जाएगा MLT-1। तो ये आयाम सूत्र किसके लिए आ गया? ये आयाम सूत्र आ गया इम्पल्स के लिए, और सेम यही डायमेंशनल फॉर्मूला किसके लिए है? मोमेंटम के लिए। तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है, कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि आयाम सूत्र और यूनिट किन दो क्वांटिटी का सेम हो सकता है, वो हो सकता है इम्पल्स का और मोमेंटम का, या हिंदी में कहें आवेग और संवेग। ठीक है? अगर आप ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन ज़्यादा ताकतवर से कभी आपकी कोई ऐसी जंग हो जाए या मजबूरी में कुछ ऐसा हाथ पैर चलाना पड़े, तो उस समय हमें बहुत मदद करता है आवेग या संवेग। आपने शायद अक्षय कुमार की फिल्में देखी होंगी, और मेरे कल शायद अक्षय कुमार जी का जन्मदिन भी था, तो उनको शुभकामनाएं। और साथ साथ हम उनसे एक चीज़ फिल्मों में प्राय आपने देखा होगा, अक्षय कुमार का स्टाइल बड़ा फेमस है, पीछे से भाग कर आते और उसके बाद अपना गोडा या टखना सामने वाले को मारते हैं और सामने वाले ताकतवर इंसान को भी धराशायी कर देते हैं। तो वो किस किस फोर्स की मदद से ऐसा कर रहे हैं? वो स्यूडो फोर्स कौन दे रहा है उनको? वो स्यूडो फोर्स दे रहा है मोमेंटम। और मोमेंटम जब किसी बॉडी पर सडनली अप्लाई किया जाता है, इसको क्या बोल देते हैं? इम्पल्स। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एसआई यूनिट इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो यूनिट है वो मैच नहीं कर रहा है। क्लियर? तो आप कर सकते हैं ट्राई। क्या वो वर्क जूल है? क्या वो फोर्स न्यूटन है? क्या वो मास किलोग्राम है? क्या वो प्रेशर डाइन है? तो ध्यान रखना है, ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं, कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, ये तो हम अभी पढ़ कर आए हैं। और बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ठीक है, और मैंने आपको इससे पहली स्लाइड में ये बताया था कि जब कभी भी आपको बात आती है वेट की, वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। तो वेट को तो आप न्यूटन में मापेंगे, लेकिन मास जो है वो किस में मापेंगे? आप किलोग्राम में। मास को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान, यानी एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी विदाउट अफेक्टिंग ग्रेविटी। मेरी बात याद रखनी है, हम लोगों का ये भ्रम है कि शायद मुझे भी लगता है मैं 68 किलो का हूँ या 70 किलो का हूँ, लेकिन वेइंग स्केल पर जो ये दिखा रहा है 70 केजी, सही मायने में वो 70 न्यूटन का फोर्स है। यानी मेरा एक्चुअल वेट ऑफ द बॉडी विदाउट अफेक्टिंग ग्रेविटी वो क्या है? 7 किलो, यानी मैं सिर्फ 7 किलो का हूँ, और मुझे लग रहा है कि मैं 70 किलो का हूँ। तो ये भ्रम दूर करना है, ध्यान रखना है, वो 70 किलो नहीं माना जाएगा अकॉर्डिंग टू एसआई, वो माना जाएगा 70 न्यूटन। तो जब हम कहते हैं कि 2 किलो चीनी दे दो, तो वो एसआई के अकॉर्डिंग गलत है, वो 2 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, वो 2 किलो चीनी जो आपको प्रतीत हो रही है वो कितनी है? 2/10 kg, या एग्जैक्ट निकालना चाहे तो 2/9.8 kg, बिकॉज ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है? 9.8। तो आपको ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, बट ये हमने यहाँ पर नहीं देखा, और यही इसका आंसर है, ये करेक्टली मैच नहीं है। प्रेशर का एसआई यूनिट कभी एग्जाम में आ जाए, आप लोगों को ध्यान रखना है, पास्कल। पास्कल को आपके एनसीईआरटी में कहा जाता है गॉड साइंटिस्ट, भगवान वाला साइंटिस्ट। कई लोग कह देते हैं कि ये साइंटिस्ट भगवान वगैरह कुछ नहीं मानते हैं, तो आप एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा। इनफैक्ट ज़्यादातर बड़े बड़े रिसर्च करने वाले काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल रहे हैं वैज्ञानिक। पास्कल खुद भी कैथोलिक था, और इसको इसी छोटी सिद्धांत पर इसने बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीनें बना दी कि प्रकृति को जितना देंगे
अच्छा देंगे तो वापस पलट के उतना ही अच्छा हमें वापस मिलेगा। यानी आज भी आपको पता है हाइड्रोलिक जैक मशीनें जितनी भी हैं वो इसी सिद्धांत पर काम करती है, अगर यहाँ पर 100 प्रेशर घटा है तो यहाँ पर 100 का प्रेशर बढ़ जाएगा। क्लियर? तो ये साधारण सी बात पर बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक जैक, जेसीबी, ये वर्ड याद रखना आप लोगों को, कभी भी हाइड्रोलिक वर्ड आ जाए, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो किस सिद्धांत पर काम करता है? पास्कल। और पास्कल ऐसा यूनिट किसका है? प्रेशर का। अगर ऑप्शन में पास्कल ना हो तो ध्यान रखना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। लेकिन डायन नहीं होगा, डायन तो फोर्स का सीजीएस यूनिट है। क्लियर हो गया? ध्यान रखना है डायन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। क्लियर? फोर्स का सीजीएस यूनिट है डायन। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या रहेगा? सी इज फॉर सेंटीमीटर, जी इज फॉर ग्राम एंड एस इज फॉर सेकंड। ये एक छोटा सिस्टम है, तो ध्यान रखना है ये वो डायन नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ध्यान रखना है ये एक यूरोपियन वर्ड है, और यहाँ पर बिकॉज आपको पता है इंडिया और यूरोप में कल्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो यहाँ पर अजीब लग सकते हैं आप लोगों को, वहाँ इसका सिंपल सा मीनिंग है। यस, अगला क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं, 10वां क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से? मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो। आप लोगों को ये दोनों मैच करनी है और पता लगाना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट होगा। तो इसमें भी हम यहाँ वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम कर पाते हैं नहीं कर पाते। चारों को ना मिलाकर हम एक दो भी मिला पाए, तो दो मिला लेंगे तो काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं, हर बार तो नहीं बट काफ़ी हद तक चांसेस हैं। जैसे वॉट है, वॉट का यूनिट क्या है? हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड में। वॉट का यूनिट है, मतलब ये वॉट किसका यूनिट है? सॉरी, वॉट किसका यूनिट है? पावर का। क्लियर हो गया? वॉट किसका यूनिट है, ये नहीं कहना है वॉट का यूनिट क्या है, वॉट तो खुद अपने आप में यूनिट है, और किस क्वांटिटी का है? पावर का। तो पावर का ऐसा यूनिट वॉट, आई थिंक हमने पहले ही क्वेश्चन पढ़ा था। और नॉट। क्लियर? अगर आपको नॉट का पता है यूनिट तो मिलान करें, और नहीं पता तो अगली कोई भी यूनिट मिलान कर दें। ध्यान रखना है जब कभी भी हम नॉर्मल स्पीड ऑफ शिप की बात करते हैं, क्लियर है ना, कोई भी शिप, जरूरी नहीं है कि वो कोई डिफेंस रिलेटेड टर्म है, डिफेंस रिलेटेड टर्म में हम नॉटिकल माइल इस्तेमाल करते हैं, और कोई भी क्रूज, कोई भी शिप ऑर्डिनरी नॉट इस्तेमाल करती है वर्ड यूनिट। और जब कभी भी इस्तेमाल करता है नेविगेशन, ये ज़्यादा टेक्निकल वर्ड है, नॉटिकल माइल, वो नेविगेशन में इस्तेमाल करते हैं, और ये नेवी की टर्म है, या आप कह सकते हैं कुछ कुछ डिफेंस रिलेटेड, या कुछ ज़्यादा टेक्निकलिटी छिपी है इसमें। और कैलोरी किसका ऐसा यूनिट है? हीट का। तो मैं कह रहा था आप दो भी आपको पता है तो आप दो से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे ए का क्या है? 4। अब देखें ए का 4 किस में आ रहा है? यहाँ आ रहा है। क्लियर? ए का 4 आ रहा है, तो बस आंसर क्या हो गया? सी। देख रहे हैं आप, चारों मिलाने की जरूरत नहीं है, तो हर बार आप चारों ना मिलाएं, वो तो मैं आप लोगों को क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना है इसलिए मैं क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम में ऐसा कोई पोस्टमार्टम करने की जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखना है कंपटीशन में कभी भी रिवीजन नहीं होती है। क्लियर? कई लोग कहते हैं कि सर जैसे सपोज हम लोग 100 क्वेश्चन है हमारे पेपर में, और हम सोच रहे हैं कि चलो एक ये क्वेश्चन बाद में देखते हैं, बाद में देखते हैं, ऐसे करते करते हमने करीबन 30 एक क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, और आपको ये भी पता नहीं कि कौन से क्वेश्चन छोड़ रखे हैं। तो एक बार तो आप ऑलरेडी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जब आप इनको दोबारा पढ़ेंगे, तो मेरी बात समझ रहे हैं आप, जब इनको दोबारा पढ़ेंगे तो इसीलिए या तो यस या नो, इसी फिलॉसफी पर चलेंगे तो ठीक रहेगा। और आप लोगों को ध्यान रखना है कंपटीशन में बने रहने के लिए कम से कम 90% अटेम्प्टेशन तो होना ही चाहिए इस केस में। क्लियर? अलग अलग एग्जाम में ये अलग अलग डिपेंड करता है, जैसे कोई यूपीएससी में तो बहुत बड़ी बात है, वहाँ तो 33% 40% अगर हमारा करेक्ट है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, अगर आप 90% अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो कंपटीशन में बने रहना मुश्किल है। जैसे कोई व्यक्ति 70% क्वेश्चन एकदम करेक्ट कर रहा है, उसने एक भी गलती नहीं करी है, बट उसने बाकी के क्वेश्चन छोड़े नहीं है, छेड़े भी नहीं है, मतलब उनको टच भी नहीं करा, तो बहुत कम चांसेस है उसके सेलेक्ट होने के। ध्यान रखना है, बिकॉज अगर कट ऑफ 75 या 76 चला जाता, देख रहे हैं आप 5 नंबर के डिफरेंस से वो रह रहा है, अगर वो
10-15 नंबर का रिस्क भी लेता है, हिट एंड ट्रायल भी लेता है। तो आपको पता है मैथ की प्रोबेबिलिटी भी कहती है सिंपल कि अगर किसी आप थैले में 4 अलग अलग गोलियां डालें और 4 बार हर गोली निकाले तो एक बार तो आपकी मनपसंद गोली निकलने का पूरा पूरा चांस बनता ही है। यानी अगर आपने 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो इस हिसाब से 4-4 अगर ऑप्शन है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़ी आराम से एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन तो आप लोगों के करेक्ट होने वाले हैं। क्लियर है ना? और अगर हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और हमारे 5 क्वेश्चन करेक्ट हैं, क्लियर है, यानी 10 में से अगर हम 0.25 नेगेटिव भी कर रहे हैं तभी भी यहाँ कंपनसेट हो जाएगा और हमें चाहे 1 नंबर का डिफरेंस मिल रहा है तो हम बूस्टअप ही कर रहे हैं। तो आप लोगों को बात याद रखनी है 70 की बजाय हम 71 हो जाएंगे। तो आप लोगों को बात याद रखनी, जब कभी भी आप लोग अटेम्प्ट करें तो 70% 75% नहीं, आपको कोशिश करनी चाहिए 90% तक जाएं। 90 क्रॉस करें तो बहुत अच्छा है। यानी पहले आप लोग जो 70 आते हैं वो तो करना ही है। और ये जो बात की बात मैंने बताई है इनमें हिट एंड ट्रायल चल सकता है, लेकिन ये हिट एंड ट्रायल तभी चलेगा जब 70% आप करेक्ट हैं। हम कोई हिट एंड ट्रायल को प्रमोट करने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 90% के नजदीक अटेम्प्टेशन नहीं होगा तो मुश्किल हो जाता है। और ये हर पेपर के लिए अलग अलग वेरी करता है, ध्यान रखना है। आप इसमें 70% करेक्ट थे, आपने 20% का रिस्क लिया है, तो हो सकता है हिट एंड ट्रायल में आपके 5 या 6 क्वेश्चन करेक्ट हो गए, तो अगर आप 6 क्वेश्चन बाकी गलत हो गए तो अगर आपको 2 या 3 नंबर का भी बूस्ट मिल गया तो काफी बूस्ट माना जाएगा। हो सकता है कट ऑफ चला गया 72 पर, आपके 73 आ गए, या कट ऑफ चला गया 70, आपके 72 ही आए, तो यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस बन सकता है। क्लियर? तो आपको ये बात याद रखनी है कि अटेम्पटेशन को बढ़ाने की कोशिश करनी है। तो यहाँ आपको आंसर मिल गया। नॉट नॉर्मल कोई भी स्पीड का शिप, और अगर डिफेंस रिलेटेड कोई भी जो नौ संचालन बात कर रहा है, नौसेना की या इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करेगा तो नॉटिकल माइल का, वैसे याद है ना, नॉटिकल माइल एक डिस्टेंस मापने की इकाई है और नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1 नॉर्मल जो माइल होता है वो होता है 1.6 और नॉटिकल माइल 1.8 किलोमीटर। क्लियर हो गया? ध्यान रखना, नॉटिकल माइल, नॉर्मल मील होगा तो 1.6 किलोमीटर, क्लियर हो गया, और नॉटिकल माइल 1.86 किलोमीटर, ध्यान रखना 86 किलोमीटर या कहीं 1860 मीटर एक नॉटिकल माइल में। बिकॉज हम जब पानी में यात्रा करते हैं तो हमें लगता है कि हमने सिर्फ इतने यात्रा की है, लेकिन आपको पता है वो कुछ लहरें इस प्रकार से काम करती हैं तो वास्तव में हमने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, इसलिए हम उसको नॉटिकल माइल में ही सही ढंग से माप सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 11th क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 क्वांटिटी विद लिस्ट 2 यूनिट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो आप लोगों को यहाँ पर भी इसी प्रकार की कुछ मैचिंग करनी है। तो बोल रहा है हाई स्पीड। हाई स्पीड जब कभी भी बात कर रहे हैं हम, कोई स्पीड की बात करेंगे तो मैक पर बात करते हैं, मैक ही स्पीड को बताता है। यानी कोई मिसाइल की बात कर सकते हैं आप, कोई एयरक्राफ्ट की बात कर सकते हैं। वेवलेंथ को हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, ध्यान रखना वेव, और प्रेशर को मापते हैं पास्कल में, ठीक है, और एनर्जी हम पहले ही पढ़ चुके हैं जूल में। क्लियर? तो आप में इनमें से आपको 2 यूनिट भी पता लग जाती है तो आंसर दे पाना काफी आसान हो जाता है। तो आप देख रहे हैं हाई स्पीड मैक यानी A1, यहाँ देख रहे हैं आप 2 जगह आ रहा है A का 1, तो आपको यहाँ दूसरे पर जाना पड़ेगा। B2 यहाँ भी 2 बार आ रहा है, बट ये थोड़ा आसान है इसलिए इसने थोड़ा सा इसको कर दिया। प्रेशर इज पास्कल, तो तीसरे से आपको आंसर मिल गया। प्रेशर जो है वो क्या है? पास्कल के लिए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया? तो आपको बात याद रखनी है, एग्जाम में कभी भी आपको इस प्रकार की हिंदी में पढ़ लेते हैं उच्च वेग, कोई जो क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है या कोई जेट है वायुयान, उसका वेग मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मैक। ध्यान रखना है 1 मैक नंबर, ठीक है, कभी भी कहे 1 मैक नंबर इज इक्वल टू, मैक नंबर का मतलब होता है स्पीड ऑफ साउंड के बराबर, 332 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार, बहुत बढ़िया रफ्तार है ये। और तरंग दैर्घ्य की बात करता है यानी वेवलेंथ एंगस्ट्रॉम, और एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10⁻⁻10, और दाब मैंने बता दिया पास्कल वैज्ञानिक के नाम पर, ऊर्जा उसको जूल से मापा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सी यूनिट मैच नहीं कर रही है। क्लियर हो गया? आपको ये नहीं बताना कि मैच कर रही है,
ये बताना है कौन सी मैच नहीं कर रही है। डेसिबल, तो डेसिबल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? डेसिबल साउंड इंटेंसिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हॉर्स पावर, पावर के लिए मैंने अभी आपको बताया था, पावर का जो एसआई यूनिट है वो वॉट है, लेकिन जो पावर का कमर्शियल यूनिट है वो क्या है? हॉर्स पावर। क्लियर है? और अभी हमने जस्ट पढ़ा था नॉटिकल माइल। नॉटिकल माइल नेवल डिफेंस या नौसेना या कोस्ट गार्ड इस्तेमाल करता है। और सेल्सियस जो है वो ये गलत है, यूनिट ऑफ हीट नहीं है। वो अलग बात है कि हम बिल्कुल हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी के बारे में जांच करते हैं, लेकिन वो वास्तव में टेम्परेचर की जांच हो रही है, ना कि हीट की। तो आपको लोगों को बात याद रखनी है, टेम्परेचर मापने की वैसे एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। तापमान मापने की एसआई यूनिट क्या होगी? केल्विन। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ रहा है आप लोगों को? ध्यान रखना है, तापमान मापने की एसआई यूनिट केल्विन, लेकिन इनमें और भी कई यूनिट्स हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस है, डिग्री र्यूमर है, एंड रैंकाइन स्केल है जिसको आर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड इसमें ये आपका सॉरी के नहीं है, इसमें डॉक्टर स्केल क्या कहते हैं इसको? फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आपको बात याद रखनी है कि काफ़ी स्केल अलग अलग है, मेनली ये हम 5 स्केल देखते हैं। केल्विन है, डिग्री सेल्सियस है, डिग्री ये र्यूमर है, रैंकाइन है, और ये फ़ारेनहाइट है। डॉक्टर स्केल क्या कहा जाता है? फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, और इनमें सबसे बड़ा जो स्केल है, सबसे बड़ा ध्यान रखना, सबसे बड़ा स्केल है र्यूमर स्केल। क्लियर? जहां पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 80 र्यूमर, डिग्री र्यूमर। और नॉर्मल आपको पता है डिग्री सेल्सियस में ये 100 होता है। क्लियर? और फ़ारेनहाइट में आपको पता है 212 हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट, और केल्विन में तो आपको पता है 373 केल्विन पर पानी उबलता है। तो आपको ध्यान देना है, सेल्सियस पुराने स्केल में सेल्सियस को ही सेंटीग्रेड कहा जाता था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कभी भी किसी पुरानी किताब में आप पढ़ रहे हैं टेम्परेचर को मापने की यूनिट सेंटीग्रेड लिखा हुआ है, अब उसको करेक्ट कर लीजिएगा। अब हम सेंटीग्रेड की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? सेल्सियस। तो इसका आंसर क्या होगा? सेल्सियस। क्लियर हुआ आप लोगों को? बात समझ में आई आप लोगों को? तो कभी भी एग्जाम में इस प्रकार की कोई बात करेगा तो ध्यान रखना है कि आपको मैच करने के लिए भी कह सकता है, और जो मैच नहीं कर रहा उसके बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। यस, नेक्स्ट इज, अगला क्वेश्चन आपको कर रहा है डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर मीन्स। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है आपको, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सिंपल क्वेश्चन बहुत लोगों को परेशान करता है। मतलब अगर कभी किसी नॉर्मल क्लास में जब कभी बात पूछता हूं मैं कि सिंपल मीनिंग ऑफ किलो का मतलब क्या होता है, तो बहुत कम लोग हैं जो किलो का मतलब बता पाते हैं। याद रखना है, किलो का मतलब होता है 1000। क्लियर? किलो का मतलब कोई वॉट से या ग्राम से या सेकंड से नहीं है, सिंपल याद रखना। किलो, कोई कहता है 1 किलो दूध दे दो, तो इसका अगर हम सीधा अर्थ निकाले तो उसका वो कह रहा है 1 किलो दूध दे दो यानी 1000 दूध दे दो, यानी वो टेक्निकली रॉन्ग सेंटेंस है। वो 1 किलोग्राम भी गलत ही है, क्योंकि वास्तव में तो 1 लीटर है। चलो फिर भी 1 किलोग्राम तो हम एक्सेप्टेबल माना जा सकता है, लेकिन 1 किलो दूध दे दो ये एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, बिकॉज किलो इज द नंबर। क्या है? तो आपको बात याद रखनी है, जब कभी भी किलो कहीं भी लगा दिया जाए तो आपको तैयार रहना है, किलो मीन्स 1000। तो और ये भी ध्यान रखना है कि किलो 1000 है मीटर के लिए, बिकॉज यहाँ किलोमीटर पूछ रहा है। तो किलोमीटर माने 1000 मीटर। क्लियर हो गया? तो आपको बात याद रखनी है, कई ने इसको 1000 सेंटीमीटर करेक्ट किया, जो गलत हो जाएगा। और एक बात और आप लोग याद रखना, साधारणता ऑन एन एवरेज जब कोई व्यक्ति चलता है तो उसका एक कदम, यानी औसत चाल जब होता है तो उसका एक कदम आधा मीटर का माना जाता है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? जब हम साधारणता कदम चलते हैं तो हमारा एक कदम आधा मीटर माना जाता है। तो कभी आपको कह दे कि एक व्यक्ति ने 1000 कदम चले हैं तो उसने कितना मीटर कवर किया है? अगर उसने 1000 कदम चले हैं, ध्यान रखना है 1000 कदम, हमारा हर कदम। खैर, बहुत बढ़िया लक्ष्मण, आपका स्वागत है। तो कभी भी आपको पूछ ले कि आपने 1000 कदम चले हैं यानी आपने कितना मीटर चला है? 500 मीटर। या ये इस प्रकार का पूछ ले आपको 1 किलोमीटर कवर करने के लिए आपको कितना कदम चलना चाहिए? ऑन एन एवरेज 2000 कदम चलना चाहिए, बिकॉज हमारा
जो औसत कदम माना जाता है मनुष्यों का, जैसे कोई कदम ज़्यादा चल रहा है, कोई कम चल रहा है, लेकिन जब हमने 15-20 हज़ार लोगों का सर्वे किया तो ये सामने बात आई कि हमारा एक कदम नॉर्मल आधा मीटर कवर करता है। क्लियर हो गया? लमसम कोई इतना एक कवर करता है। तो इस बात को ध्यान रखना है, जब कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि 2000 कदम का मतलब 1000 मीटर, एंड दिस किलो मीन्स इज व्हाट? किलो मीन्स 1000। क्लियर हो गया? ध्यान रखना है। अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसी ने फेसबुक पर कोई फोटो लगाई है और उस फोटो में 2 घंटे के बाद 2.5 किलो लाइक मिल गया, तो आप इसका सिंपल मीनिंग बता सकते हैं 2.5 किलो का माने 2500 लाइक आ गए हैं। या मैं ये कह सकता हूँ किसी व्यक्ति की विवाह हुआ, समारोह हुआ, सेलिब्रेशन हुआ, उसमें 1.5 किलो मेहमान आए, तो आप बता सकते हैं कितने मेहमान आए? 1.5 किलो मेहमान का मतलब होगा उस विवाह समारोह में करीबन 1500 मेहमान आए। क्लियर हो गया? तो आपको याद रखना है किलो मीन्स सिंपली अ नंबर। क्लियर है? आगे, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? हमारे वायु दाब का जो यूनिट है वो क्या माना जाता है? ध्यान रखना, जब कभी भी हम प्रेशर मेजर करते हैं तो उसको मापने की मशीन को बोला जाता है, आप लोगों में से शायद किसी को पता भी होगा, बैरोमीटर। ध्यान रखना है, प्रेशर को मापने की मशीन इस प्रकार की कुछ दिखती है यूट्यूब शेप में। एक साइड से ये सील होती है, दूसरी साइड से ये ओपन होती है, इस प्रकार की। आपको याद आ रहा होगा, इस प्रकार इसकी रीडिंग भी आती है एग्जाम में कि बादल हैं या बरसात होने वाली, आंधी तूफान आने वाला, वो बैरोमीटर की रीडिंग एग्जाम में आती है। यहाँ पर स्केल होता है, मेजरिंग स्केल, और पारा बढ़ रहा है या घट रहा है, ये वाला स्केल में मापा जाता है। तो बैरोमीटर से याद रखना बार। बार, तो कभी भी कहे एयर प्रेशर को मापने की ऐसा यूनिट क्या होगी? बार। क्लियर हो गया? ध्यान रखना है बार। और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है जो एयर प्रेशर को मापता है? बैरोमीटर। और एक बात और याद रखना, कोई भी ऐसी अजीबोगरीब चीज आप पढ़ें, ऊंचाई पर जाने पर कुछ भी अजीबोगरीब घट रहा है, ऊंचाई पर जाने पर अगर ऐसा कभी प्रश्न आ जाए आपको नाक से खून गिर रहा है, ऊंचाई पर जाने पर इस प्रकार की कोई भी बात है कि टायर बस्टिंग जल्दी हो रहा है, टायर और ट्यूब फट रहे हैं, नक्सीर गिर रहा है, कान से खून गिर रहा है, बेचैनी हो रही, इसका कारण ड्यू टू लो एयर प्रेशर। ऊंचाई पर एयर प्रेशर कम होता है और बैरोमीटर में आसानी से वो मापा जा सकता है। तो ध्यान रखना है, कभी भी एयर प्रेशर कम होगा तो हमारी बॉडी का प्रेशर, यानी जो ब्लड प्रेशर है, वो हावी हो जाएगा और खून को बाहर धकेलेगा। और अगर खून को बाहर धकेलेगा तो नाक से खून, कान से खून। तो कई बार एरोप्लेन में सफर के दौरान भी कई लोगों को नक्सीर गिरती है, कान से खून गिरता है, या बड़ी बेचैनी होती है, या पेन का इंक बाहर आ जाता है, या बैलून बस्टिंग हो जाती है, टायर ट्यूब फट जाते हैं। तो इसका कारण है लो एयर प्रेशर। और लो एयर प्रेशर हमने किससे मापा है? बैरोमीटर से। और दिस बैरोमीटर की इकाई जो है वो क्या होगी? बार। क्लियर हो गया? तो ध्यान रखना आप लोगों को, यूनिट ऑफ एयर प्रेशर इज 1 बार। और एक बार का माने, जब कभी भी कहे एक बार में कितना mm है, तो एक बार में 760 mm होते हैं, 760 मिलीमीटर, यानी ये नॉर्मल 760 mm पर चढ़ेगा पारा। इसमें पारा भरा होता है, तो हम इसको कहेंगे नॉर्मल प्रेशर। नॉर्मल का मतलब एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। ये एक ब्रिटिश टैंक होता है, एक कह सकते हैं डब्बा हो सकता है। जैसे आपने गैलन सुना होगा, बैरल सुना होगा। गैलन 3.7 लीटर को कहते हैं, यानी गैलन तो छोटा होता है लेकिन बैरल काफी बड़ा एक डब्बा होता है। और उसमें कभी भी कहे नॉर्मल कितना लीटर लिक्विड या कितना लीटर तेल आता है, ध्यान रखना है 159 लीटर, या कहें 159 लीटर। ध्यान रखना, कभी भी बात आ जाए बैरल, 1 बैरल ऑफ ऑयल, इसको ब्रिटिश यूनिट माना जाता है। और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1 बैरल ऑफ ऑयल इज इक्वल टू, ये एक नॉर्मल उसका स्टैंडर्ड साइज होता है, ब्रिटिश टैंक का होता है, इसका साइज होता है। और ये एक बैरल में 159 लीटर होता है। ये लमसम आप इसको कह सकते हैं 160 लीटर के आसपास होता है। तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए गैलन 3.7 लीटर और बैरल होता है 159 लीटर। क्लियर हो गया? तो आपको बात याद रखनी है, गैलन और बैरल, बैरल बड़ा है, गैलन छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ इज, इनमें से जो आपको यहां दे रखा है आपको बताना होगा कि सबसे छोटी इकाई कौन सी है। ठीक हो गया? क्या वो माइक्रोन है, क्या वो नैनोमीटर है, क्या वो एंगस्ट्रॉम है, या वो फर्मीमीटर है। तो माइक्रोन की बात करें तो माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶, ठीक है, 10⁻⁻⁶।
जनरली माइक्रोमीटर या माइक्रोफराड में हम कंडेंसर या कैपेसिटर का स्टोरेज, चार्ज स्टोरेज मापते हैं। और नैनोमीटर, नैनो टेक्नोलॉजी आपने सुना होगा, आईसी चिप जो हम बनाते हैं, आईसी चिप, डायोड, ट्रांजिस्टर जो कंप्यूटर में लगती है, मदरबोर्ड में चिप्स, इनके अंदर कई छोटे छोटे डिवाइस लगे होते हैं। और क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, जिनको नंगी आंखों से देखना भी कठिन होता है, तो हम कहते हैं उसके लिए एक वर्ड नैनो टेक्नोलॉजी। और नैनो का मतलब 10⁻⁹ ध्यान देना, नैनो। जैसे टाटा की नैनो कार है, जिसका मतलब है बेहद छोटी, ठीक है। और एंगस्ट्रॉम का माने होता है ये लाइट का वेवलेंथ मापने का काम आता है, ये 10⁻⁻10 होता है, ठीक हो गया एंगस्ट्रॉम। तो कभी भी कहेगा एंगस्ट्रॉम का मतलब होगा 10⁻⁻10, तो ये प्रकाश का वेवलेंथ मापने का काम आता है। और फर्मी मीटर काम आता है किसी एटम का साइज मापने में। तो आप समझ सकते हैं एटम तो फिर बहुत छोटा है, और इसको फर्मी भी कहते हैं, इसको फेम्टो भी कहते हैं, ध्यान रखना है, फर्मी एंड फेम्टो, क्लियर है, फर्मी एंड फेम्टो, क्लियर। तो जब कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए एक फर्मी मीटर या एक फर्मी का मतलब होगा 10⁻⁻15, और ये क्या मापता है, एटम का साइज, ध्यान रखना है, एटम। जैसे पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो एटम बहुत छोटा होता है। ध्यान रखना, आज तक कभी भी किसी वैज्ञानिक ने एटम को नहीं देखा है, क्लियर, सिर्फ कल्पना या कुछ कहें ऑप्टिक्स की कैलकुलेशन पर बेस्ड है। और जैसे सबसे पहले गेस लगाया था रदरफोर्ड ने कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने कि एटम ऐसा हो सकता है, फिर उसके बाद उसको कुछ मॉडिफाई किया, सॉरी रदरफोर्ड से पहले जे थॉमसन ने, उसके बाद फिर रदरफोर्ड ने, और उसके बाद नील बोहर ने। जो एटम होता है ये बात किसने बताई थी, जॉन डाल्टन ने, लेकिन बट उसने कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं दिया था। तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर was given by J.J. Thomson and first atomic theory was given by John Dalton, clear, yes। 17 क्वेश्चन है, आपको इसमें मैच करना है, करेक्ट मैच करना है, कौन सा करेक्ट होगा। तो कह रहा है एक क्यूसिक होता है, क्यूसिक में हम क्या मापते हैं, रेट ऑफ फ्लो। पानी जब कभी भी बह रहा है, अगर 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड पानी निकल रहा है किसी एरिया से, बहुत तेजी से पानी बह रहा है, तो उसको बोलेंगे क्यूसिक, रेट ऑफ फ्लो को मापता है। बाइट जो है कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है, आपने सुना होगा कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई है बिट, और 8 बिट में 1 बाइट होती है, क्लियर हो गया, ध्यान रखना 8 बाइट। इस प्रकार भी आपने पढ़ा होगा किलो बाइट, मेगा बाइट, जो कह रहा है कि एक नॉर्मल सॉन्ग है कोई 8 MB का है, तो वो कह रहा है 8 मेगा बाइट्स, क्लियर हो गया। और उसको आप बिट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको मेगा को पहले 10⁻6 लिखेंगे, उसके बाद बाइट के लिए आप इसको इंटू में दोबारा 8 करेंगे, तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, बिट्स आ जाएगा। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट होती है, और वैसे नॉर्मल हम बाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। रिक्टर स्केल जो है ये इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जब कभी भूकंप आता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। बार मैंने बता दिया ऑलरेडी, प्रेशर मापने का काम आता है। तो कभी भी एग्जाम में आपको आ जाए कि इनको मैच कीजिए, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। तो क्यूसिक क्या बता रहे हैं, देख रहे हैं आप, क्यूसिक रेट ऑफ फ्लो, यानी ए का मैचिंग किससे कर रहे हैं, 3 से, और फिर उसके बाद बी का मैचिंग 4 से हो रहा है, तो बी का मैचिंग 4 से हो रहा है, एंड सी का मैचिंग 2 से हो रहा है। तो इसका मतलब ये करेक्ट नहीं बन रहा है, ये करेक्ट बन रहा है, सी का 2 से हो रहा है और डी का 1 से हो रहा है। तो इसका आंसर क्या, बी। बात समझ में आ रही है, ए का ऑप्शन जो 3 से मैचिंग होगी, बी का 4 से मैचिंग हो रही है, सी का 2 से, और डी का फाइनली 1 से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ मेजर्ड थिकनेस ओजोन लेयर। ध्यान रखना, ओजोन लेयर को मापने की कभी बात करेगा तो इस्तेमाल किया जाता है डॉप्सन, क्लियर हो गया, डॉप्सन। इसका मतलब होता है 0.01 मिलीमीटर। तो किसी जैसे साउथ पोल में डॉप्सन घट गया था, तो यानी वहाँ पर थिकनेस ऑफ ओजोन घट गया था, तो डॉप्सन इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट लोकेटेड सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट। पानी में कोई चीज डूब गई है, उसका पता लगाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पानी में कोई चीज डूब गई है या नेविगेट करना हो तो सोनार। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ध्यान रखना है, सोनार का फुल फॉर्म आपको पता होगा, बैट और सोनार, बैट और जो कौन सी डॉल्फिन मछली एक चलता फिरता सोनार है, ध्यान रखना है, चमगादड़ और डॉल्फिन मछली एक चलता फिरता सोनार, बिकॉज साउंड वेव की मदद से अपना शिकार पकड़ते हैं, ठीक है, या इनको पता लग जाता है कि सामने क्या चीज आ रही है। एंड यहाँ पर हमने लास्ट क्वेश्चन लिया है,
नॉट करेक्टली मैच्ड, इनमें से क्या मैच नहीं कर रहा है वो आपको बताने का प्रयास करना है। एनेमोमीटर है वो वायु की चाल बताता है, बिल्कुल स्पीड ऑफ एयर आपने देखा होगा, घूमते हुए से स्ट्रक्चर होता है, इसमें बल्ब घूम रहे होते हैं ऐसे। एंड एमीटर विद्युत धारा मापता है, बिल्कुल सही बात है। एंड टैकोमीटर, टैकोमीटर क्या मापता है? टैकोमीटर किसी ऑब्जेक्ट की जो जैसे कितनी तेजी पर वो घूम रहा है, आरपीएम मापता है टैकोमीटर, यानी रोटेशंस पर मिनट। दाबांतर या प्रेशर डिफरेंस नहीं मापता है। पायरोमीटर बिल्कुल हाई टेम्परेचर में, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सी करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। ध्यान रखना, टैकोमीटर रोटेशंस पर मिनट, मोटर घूम रही है, उसके जो गोल चक्कर आपको मापने हैं वो किस में मापे जाएंगे? मोटर वो मापने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रोटेशन पर मिनट के लिए टैकोमीटर के लिए। तो ध्यान रखना, आरपीएम काउंट किया जाता है, ना कि प्रेशर डिफरेंस। तो दोस्तों आज की इस क्लास के लिए इतना ही, और आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें क्या चीज़ और इम्प्रूवमेंट चाहिए। हमने आरआरबी के सभी जो क्वेश्चंस आए हैं उनको अलग अलग चैप्टर वाइज डालने का प्रयास किया है, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अलग अलग जो क्वेश्चन आए हैं उनको टॉपिक वाइज आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।